Hello students, in this video we will discuss the third chapter of history nationalism in India. स्टूडेंट इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड की वॉर की वजह से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा और गांधी जी कैसे एक लीडर की तरह सामने आए और उन्होंने लोगों को एक अलग तरीके का स्ट्रगल करना सिखाया। 1990 के समय की बात है स्टूडेंट्स, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1990 के बीच में, तो इंडिया के ऊपर भी उसका असर पड़ा था। कैसे असर पड़ा था कि क्योंकि विलेजेस जो गांव होते थे उनमें उनके लोगों को बुलाया जाता था एज अ सोल्जर कि वो सोल्जर की तरह युद्ध में और वॉर में पार्टिसिपेट करें। उनका फोर्स रिक्रूटमेंट होता था, मतलब उनको ज़बरदस्ती कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देते थे। साथ ही साथ एक ऐसा भी समय आया, ये समय 1920 से 21 के बीच का, कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्रॉप फेलियर हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से खाने की शॉर्टेज हो गई। और एक सेंसस के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि इस समय में 12 to 13 मिलियन लोग जो थे बुरी तरीके से इस फेमाइन की वजह से और इस एपिडेमिक की जो महामारी फैल गई थी इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ था। यही एक वो समय था जब एक नए लीडर जो सामने अपीयर होकर सामने आए और उन्होंने स्ट्रगल करने का एक नया तरीका सिखाया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी 1950 में भारत में रिटर्न होकर आए। जैसे कि हमें पता है कि ही हैड केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कि वो साउथ अफ्रीका से आए थे और वो रेसिस रिजाइम से जीत कर आए थे। रेसिस रिजाइम का मतलब होता है नस्लवाद, जब किसी के स्किन के कलर के हिसाब से हम उसको अलग करते हैं। और इन्होंने अपने इस मेथड को सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है कि जब सत्य के अंदर इतनी पावर होती है, एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह इसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है कि आपको ट्रुथ बोलना है और आपको सच की खोज करनी है। और सत्याग्रह ये भी कहता है कि अगर आपका कारण सही है, अगर आपका कॉज सही है, और अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं। इसी सत्याग्रह को फॉलो करते हुए गांधी जी ने 3 जगहों पे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था, सत्याग्रह मूवमेंट को। 1960 में उन्होंने बिहार में चंपारण नाम की जगह पर सत्याग्रह किया। चंपारण के किसानों के लिए किया, क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती प्लांटेशन सिस्टम पे काम कराया जाता था। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं उनके लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि वहाँ पे बुरी तरीके से क्रॉप फेलियर हो चुका था और जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे खेड़ा के, वो किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पैसा नहीं दे पा रहे थे। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। रॉलेट टैक्स। गांधी जी इन 1990 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1990। 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया था और गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में एक सत्याग्रह को स्टार्ट करेंगे। इस एक्ट को बहुत ही जल्दीबाजी में पास कर दिया गया था। हालांकि इंडियन मेंबर्स जो कि काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध भी किया, लेकिन इसको जल्दबाजी में हरीडली पास कर दिया गया। नाउ व्हाट वाज दिस रॉलेट एक्ट? इस रॉलेट एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी कि वो किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी को, पॉलिटिकल लीडर्स की एक्टिविटी को बंद कर सकती थी और उन्हें जेल में बंद कर सकती थी, और विदाउट ट्रायल, उनका कोई ट्रायल भी नहीं होगा, कम से कम 2 साल के लिए। महात्मा गांधी ने ये सोचा कि ही वांटेड दैट अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि एक बहुत ही शांत तरीके से एक मूवमेंट को चलाया जाए इस लॉ के खिलाफ जो कि ब्रिटिशर्स ने बना दिया था। रैलीज अलग अलग सिटीज़ में होने लगी, वर्कर्स जो थे अब स्ट्राइक पे निकल पड़े और नारेबाजी करने लगे। रेलवे शॉप के वर्कर्स, शॉप्स सारी बंद कर दी गई और ब्रिटिशर्स अब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि मतलब कि नेशनलिस्ट जो हमारे जो सत्याग्रही हैं वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, लोकल लीडर्स को जो है अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और महात्मा गांधी को पूरी तरीके से मजबूर कर दिया गया कि वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल पोजिशन। 10 अप्रैल का समय, और ये 1990 का ही समय अभी चल रहा है। अमृतसर में क्या हुआ कि पुलिस ने एक बहुत ही शांत तरीके से एक पोजीशन जा रहा था, एक रैली जा रही थी, उसके ऊपर पुलिस ने क्या किया, फायरिंग कर दी
और जब फायरिंग हुई तो लोगों ने बदले में क्या किया, लोग भी भड़क गए और उन्होंने भी बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब चीज़ों पे अटैक किया और अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि पूरी तरीके से आर्मी का कंट्रोल हो जाता है। और मार्शल लॉ को देखने वाले उस समय जो कमांडर रखे गए थे वो कौन थे? जनरल डायर थे। जनरल डायर ने अमृतसर की कमान को संभाला। 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था वो हो गया। इस दिन को बहुत सारे लोग जो थे जलियांवाला बाग जो ग्राउंड है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बैसाखी का टाइम था। कुछ लोग तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जो रॉलेक्ट एक्ट बनाया था इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे, इसके खिलाफ नारेबाजी करने आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बैसाखी का एनुअल फेयर को अटेंड करने आए थे। बहुत सारे लोग विलेज के सिटी के बाहर के थे। बहुत सारे विलेजेस को, गांव वालों को ये भी नहीं पता था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर एरिया में एंटर करते हैं और ब्लॉक्स कर देते हैं, एग्जिट पॉइंट को जहाँ से निकलने का रास्ता होता है उसको बंद कर देते हैं और क्राउड के ऊपर, भीड़ के ऊपर फायरिंग करवा देते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और इनका ऑब्जेक्टिव ये था, ही डिक्लेयर लेटर, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को ये बताया कि वो एक तरीके का मॉरल इफेक्ट लोगों के ऊपर, लोगों के दिमाग पे क्रिएट करना चाहते हैं। जो सत्याग्रही थे उनके अंदर एक डर की भावना को पैदा करना चाहते थे। जैसे ही ये न्यूज़ जलियांवाला बाग की अलग अलग जगहों पे जाने लगी, लोग जो थे सड़कों पे उतर आए। स्ट्राइक, क्लैशेस और पुलिस के साथ भिड़त और गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना, ये सब होने लगा। गवर्नमेंट ने भी बहुत ही बुरी तरीके से उसका जवाब दिया और जो सत्याग्रही होते हैं उनको सज़ा दी, जैसे कि उनको ग्राउंड पे कहा कि वो अपनी नाक रगड़ें और सड़कों के ऊपर क्रॉल करके रगड़ रगड़ के चलें, और साथ ही साथ जितने भी साहिब हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको सलाम करें। बहुत सारे लोगों को उनके गांव से भी बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि ये रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी के साइड बाय साइड एक और चीज़ भी हो रही थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था स्टूडेंट्स की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की जो था वो बुरी तरीके से हार गया था। ये एक टर्किश एम्पायर था और ये वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुका था। और अब एक तरीके की रूमर, एक तरीके की अफवाह आने लगी थी कि क्योंकि ओटोमन टर्की अब हार चुका है, तो जो अब उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से जो है व्यवहार होगा। किसके साथ? जो ओटोमन के एम्परर हैं। ओटोमन के एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा, जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो हेड होते हैं, जिनको जैसे हम हमारे यहाँ जैसे जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, तो उनके साथ बहुत ही बुरा तरीके का व्यवहार अब होगा, इस तरीके की अफवाहें आने लगी। तो अपने खलीफा की पावर को बचाने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी को 1990 में स्टार्ट किया गया। एक यंग लीडर ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको स्टार्ट किया, और मोहम्मद अली, शौकत अली ने महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कशन किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें बहुत भारी जनसंख्या में लोगों को इकट्ठा करना है, यूनाइटेड मास को इकट्ठा करना है। गांधी जी ने भी देखा ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम को एक करने का। और कैलकाटा सेशन कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में 1920 में 1920 सितंबर में फाइनली ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। मतलब खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को के साथ जोड़ लिया कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में, कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में। नाउ वाई नॉन कॉपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? गांधी जी ने अपनी बुक में हिंद स्वराज में ऐसा लिखा था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश इसलिए हो पाए हैं क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर यहाँ से उनको किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा और उन्हें भारत को छोड़ने में 1 साल भी नहीं लगेगा और स्वराज, हमें इंडिपेंडेंस मिल सकता है। अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसको कुछ स्टेजेस में बांटा हुआ था। पहले तो इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई भी टाइटल दिया है तो वो आपको सरेंडर करना होगा, उनको वापस कर दीजिए। जैसे अगर किसी को हम राय बहादुर इस तरह के टाइटल दे रहे हैं तो वो उन्होंने कहा कि वो वापस करिए। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, गवर्नमेंट की कोई भी तरीके की सर्विस जैसे आर्मी, पुलिस, कोर्ट, इसमें आप कोई भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के स्कूलों को बॉयकॉट करो। गवर्नमेंट फॉरेन के गुड्स जो होते हैं, सामान, विदेशी सामान, उसका बहिष्कार करो। ये सब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में समझाया लोगों को। गांधी जी ये सब समझा रहे थे, उसी तरफ कांग्रेस में कुछ लीडर्स थे जिन्हें ये चिंता थी कि इलेक्शन होने वाले हैं और वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने चाहते थे। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन, वो नहीं चाहते थे कि जो इलेक्शन होने वाले हैं 1920 में उसको वो ना करें। और
साथ ही साथ उनको ये भी डर था कांग्रेस के लीडर को, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हिंसा होगी, वायलेंस भी होगी। For a while, there seemed no meeting point between the supporter and the opponent of the movement. Finally, at the Congress session in Nagpur. और इसी तरीके से दो ग्रुप्स बटे हुए थे। एक चाह रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही थी कांग्रेस की कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो कुछ गांधी जी के साइड में थे। तो जब सपोर्टर और अपोनेंट, मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और जो अपोनेंट जो इसके खिलाफ है, उनमें कोई भी ऐसा पॉइंट दिख नहीं रहा था कि वो सहमत हो जाए फाइनली। लेकिन आखिरकार कांग्रेस का सेशन जो नागपुर में हुआ 1920 में, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नागपुर के दिसंबर 1920 सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया। नॉन मूवमेंट इन द टाउन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर जो है, स्टूडेंट्स काफ़ी इकोनॉमिक, हमारी आर्थिक उसका क्या असर पड़ा, इकोनॉमिक असर क्या पड़ा, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो कुछ पड़ा होगा। सबसे पहले फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जितने भी विदेशी सामान थे उसका बहिष्कार होने लगा। जो शराब की दुकानें थी उनको भी पिक किया गया, हटाया गया। जो फॉरेन क्लोथ्स होते थे, विदेशी क्लोथ्स होते थे, उनको बड़े बड़े जो ह्यूज बॉनफायर होते थे, जैसे कुंड बोलते बड़े बड़े, उनमें जलाया गया। फॉरेन क्लोथ का जो इम्पोर्ट होता था, मतलब जो सामान जो इम्पोर्ट होके बाहर से आता था, वो बिल्कुल गिर गया, आधा हो गया। द वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, मतलब जो 102 करोड़ रुपए का सामान पहले विदेशी सामान आता था, अब वो कितना आता है, सिर्फ 57 करोड़ आता है। तो काफ़ी गिरावट आ गई। व्यापारियों ने, मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने मना कर दिया कि वो फॉरेन गुड्स में या फिर विदेशी सामान में किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड होता गया, फैलता गया, और लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके के विदेशी क्लोथ्स को नहीं पहनेंगे और सिर्फ भारतीय कपड़ों को ही पहनेंगे। जिससे कि क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल है, जो हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री थी, उसको एक मौका मिला, और इंडियन हैंडलूम, जो हाथ से जो जो इंडस्ट्रीज होती थी, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको मौका मिला और उनको काफ़ी काम मिला। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नेगेटिव ड्रॉबैक कुछ था, और वो ड्रॉबैक क्या था, उसकी कमी क्या थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, क्योंकि खादी क्लोथ जो होता था स्टूडेंट, बहुत ही महंगा होता था, और इसीलिए हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, गरीब लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रखा गया कि अगर खादी क्लोथ गरीब नहीं खरीद पा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि जो मिल से बने हुए कपड़े होते थे वो सस्ते होते थे और खादी क्लोथ महंगा होता था। दूसरा, गांधी जी ने ये तो समझाया था कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, उसको बॉयकॉट करो, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूशन कोई ऐसे थे ही नहीं कि जो ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर पाते। मतलब हमारे पास इतने अच्छे स्कूल कॉलेजेस भारत की गवर्नमेंट के पास, भारत के पास नहीं थे जितने कि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे, और इसकी वजह से भी मूवमेंट जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, धीमे पड़ गया। फिर स्टूडेंट्स और टीचर भी अपने स्कूल और कोर्स को दोबारा ज्वाइन करने लगे, दोबारा से स्कूल बच्चे जाने लगे, टीचर्स ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया, लॉयर्स ने भी कोर्ट्स को दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण था स्लो डाउन होने का। रेबेलियन इन द कंट्री साइड। नाउ कंट्री साइड का मतलब होता है द प्लेस विच इज़ अवे फ्रॉम द सिटी, मतलब शहरों से थोड़ी दूर जगहों पे। तो शहरों से जो दूर साइड में, कंट्री साइड में, अब जो रेबल हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, वो कैसे चल रहा था। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, अवध का दिया गया है। अवध में जो पीजेंट्स थे, जो यहाँ के फार्मर्स थे, उनके जो लीडर थे वो बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र जो थे एक सन्यासी थे, और वो फिजी से होकर आए थे, और वो एक इंट्यूडर लेबर थे। इंट्यूडर लेबर का मतलब होता है जैसे कि कोई लेबर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, तो उस तरीके का उन्होंने काम किया हुआ था। यहाँ पे ये मूवमेंट अवध में क्या हो रहा था, मूवमेंट ये चल रहा था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, ताल्लुकदार होते थे, वो फार्मर से बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे, और उनके ऊपर बहुत सारा उनको पैसा देना पड़ता था, पीजेंट्स को, लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को। पीजेंट्स को साथ ही साथ बेगर का काम करना पड़ता था लैंडलॉर्ड के, ज़मींदारों के खेतों के ऊपर, और उनको कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। बेगर का मतलब होता है जब हम किसी से काम करवाते हैं और उससे किसी भी तरीके का पैसा नहीं देते, उस सिस्टम को बेगर कहा जाता है। और साथ ही साथ जो टेनेंट्स होते थे, जो किराएदार होते थे, जो जैसे फार्मर्स जो किराएदार होते थे, उनको अपनी सिक्योरिटी, कोई उनके टेन्योर की सिक्योरिटी ही नहीं होती थी, और ना ही उनके ऊपर कोई लैंड पर उनका कोई राइट होता था कि ज़मीन उनकी है। तो पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने डिमांड करा कि उनके रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए,
और बेगर सिस्टम को बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने जो लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे, उनके खिलाफ सोशल बॉयकॉट किया, सामाजिक बहिष्कार किया। कई जगहों पे तो नई धोबी बंद भी किया गया। नई धोबी बंद का मतलब होता है कि पंचायत ने एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि जो ज़मींदार होते हैं तो उनको जो बेसिक सर्विस होती है नाई की, जैसे बार्बर की और धोबी की, कपड़े धोने वाली की, वो सर्विस भी नहीं दी जाएगी। उसी समय 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि अवध के अलग अलग गांव में जाके उन्होंने सर्वे किया, जा जा के देखा, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना, उनकी तकलीफ़ों को सुना, और उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। और वॉज सेटअप बाय दी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तो अवध किसान सभा को हेड करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके साथ में बाबा रामचंद्र थे। और कुछ ही महीनों में क्या हुआ, विद इन अ मंथ, एक ही महीने के अंदर इसकी ब्रांचेस जो थी, 300 से ज़्यादा ब्रांचेस अलग अलग गाँव में सेटअप हो गई। और इसी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होता गया 1921 तक, तो जो ताल्लुकदार, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके हाउसेस, और जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनके घरों पे अटैक होने लगा, बाजार लूटने जाने लगा, लूटा गया, और जो जितने भी जो अनाज उन्होंने होर्ड करके छुपा के रखे थे वो सब उनसे छीन लिए गए। कई जगहों पे जो लोकल लीडर्स होते थे उन्होंने किसानों को ये बात समझाई कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है, ऐसा कह दिया है कि कोई भी अब टैक्स नहीं देगा, एंड जो लैंड्स हैं, जो ज़मीनें हैं, वो किसानों को, पुअर पीपल्स को वापस मिल जाएगी। गुडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, एक मूवमेंट स्टूडेंट गुडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया था। इसे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट्स की, एक तरीके का स्ट्रगल था, जिसमें कि गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है कि छुप के वार करना। तो उसी तरीके का मूवमेंट जो था यहाँ पे आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट के जो एरिया होते थे, जो जंगलों का एरिया होता था, वो बंद कर दिया था। लोगों को किसी भी तरीके की इजाज़त नहीं थी कि वो फॉरेस्ट में जा सकें हैं और अपने जानवरों को चारा खिला सकें, फ्यूल वुड और फ्रूट्स को इकट्ठा कर सकें, खाना अपने लिए वहाँ से ले सकें, लकड़ी ले सकें, जिसकी वजह से जो हिल के लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो बहुत ही नाराज़ हो गए। क्योंकि उन्हें एक तो ये भी उनको ये खराब लगा, डर लगा कि उनकी एक तो उनसे लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन जिससे चल रहा है, वो छीन लिया गया है। उनको उसके ऊपर भी असर पड़ा है। साथ ही साथ उनका जो ट्रेडिशनल राइट था, वो जो उनका अधिकार था, वो भी उनसे छीन लिया गया। व्हेन द गवर्नमेंट बिगैन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी फोर्स किया कि वहाँ के लोग जो हैं बेगर सिस्टम करें। बेगर सिस्टम मैंने आपको बताया कि जिसमें कि किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ काम कराया जाता है। तो गवर्नमेंट ने फोर्स किया वहाँ के लोगों को कि वो रोड बनाए और काम करें, लेकिन किसी भी तरीके से उनको पेमेंट में नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे गुडम हिल्स में जो एक लीडर सामने आए, वो कौन थे? अलीरा सीताराम राजू। अलीरा सीताराम राजू जो थे, वो एक अलग तरीके के पर्सन थे, और उनका ऐसा मानना था कि उनके पास बहुत ही स्पेशल पावर है, और उनको ये भी मानना था कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लोगों की तकलीफ़ों से उनको आज़ादी दिला सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि अगर उन्हें गोली तक लग गई तब भी वो जिंदा बच जाएंगे। और अलीरा सीताराम राजू से प्रभावित होकर जो विद्रोही थे, उन्होंने क्या, विद्रोहियों का जो रेबल्स थे, जो आंध्र प्रदेश के, उनको ये मानना था कि वो जो हैं, वो अलीरा सीताराम राजू भगवान का दूसरा एक वो है, इनकारनेशन है, मतलब उनका जन्म हुआ है तो भगवान का वो इनकारनेशन ही है। राजू टॉक एज अ ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। अलीरा सीताराम राजू महात्मा गांधी के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते थे, और वो उनसे काफ़ी इंस्पायर थे। वो लोगों से ये भी कहते थे कि खादी क्लोथ को पहनो और शराब मत पीना, लेकिन उसी सेम टाइम पर वो ये भी समझाते थे कि इंडिया तब तक आज़ाद नहीं हो जा सकता है जब तक हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम हिंसा नहीं करेंगे। गुडम के जो रिबल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने की कोशिश करी, और बाद में 1924 में अलीरा सीताराम राजू को भी मार दिया गया। स्वराज इन द प्लांटेशन, वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। महात्मा गांधी के बारे में वर्कर्स जो थे, उनका एक अपना सोचने का तरीका था। आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको किसी भी तरीके से प्लांटेशन एरिया को छोड़ने की, जाने की इजाज़त नहीं थी, और अगर उन्हें बाहर जाना होता था, अपने घर जाना होता था, तो उनको ब्रिटिशर्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। और
इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 था, इसमें वर्कर्स को परमिशन नहीं थी कि वो जो चाय के बागान जहाँ वो काम करते थे वो छोड़ के जा सकें। इनफैक्ट अगर उन्हें कहीं भी जाना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, और वो परमिशन उनको कभी कभी ही मिलती थी। जब वहाँ के वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत सारे वर्कर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाकर प्लांटेशन एरिया को छोड़ दिया और वो अपने घरों की तरफ निकल गए। उनका ऐसा मानना था कि गांधी राज आ चुका है और बहुत ही जल्दी सब लोग अपने घर और अपने गांव में पहुंच जाएंगे। थैंक यू।